हम लोग कल देख लिए थे इकोनॉमिक्स में उपार्जित आय क्या होता है। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे छोटे मोटे स्वयं प्रधान स्वरोजगार में लगे हुए लोगों द्वारा अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष योगदान करने वाला क्षेत्र, जैसे ठेला वाला है, ऊंचा वाला है, जिसका कोई दुकान तो नहीं है लेकिन वो मार्केटिंग करके अपना जीविका चला रहा। इससे एक तो देश का जीडीपी बढ़ता है, दूसरा क्या है कि इससे बेरोजगारी दूर होती है। अनुपार्जित आय देखे थे कि चालू वर्ष में प्राप्त व्यक्ति आय जिसका चालू वर्ष से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे ब्याज से कोई पैसा आ गया या आपको कोई एडवांस मिल गया, ये सभी अनुपार्जित आय। अमूर्त संपत्ति के बारे में हम लोग देखे थे कि वे संपत्तियां जो किसी कंपनी या फर्म की होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, जैसे फर्म का अपना रेपुटेशन है और उस रेपुटेशन से वो फायदा कमा रहा। आप जैसे बाजार में कोई स्पाइस लेने जाते हैं तो किसी आपको जो जिसका भी एमडीएच हो या फिर कैच हो, जिसका भी आप लेते हैं तो कहते हैं कि हमको, ये नहीं कहते हैं कोई मसाला दे दीजिए, हमको कैच का मसाला दीजिए। तो कैच का जो मसाला कह रहे हैं या कैच का नाम जो ले रहे हैं, ये कैच की अमूर्त संपत्ति हुई। ठीक है, कोई दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर जो दवा लिखता है वो जिस नाम से पेटेंट करा रखा है उसी नाम से दवा आपको लेना होगा, है ना। तो वो हो सकता है कि वो सेम कंपोजिशन का सेम एंटीबायोटिक उससे सस्ते में मिलता हो, लेकिन आप नहीं ले सकते क्योंकि डॉक्टर आपको वही दवा प्रिस्क्राइब करे। ठीक, तो वो उसका अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स। अधिकृत पूंजी पे आते हैं। अधिकृत पूंजी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, यह उस कैपिटल को कहा जाता है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करने के संबंध में पूंजी की अधिकतम सीमा के बराबर हो या उससे कम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 1 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं। ठीक, तो 1 करोड़ की बिजनेस में आप 60 लाख रुपया पूंजी लगाए और बाकी 40 लाख रुपया आपने शेयर में बांट रखा, तो आप कितने के ऑथोराइज हैं? सिर्फ 40। जो 60 लाख रुपया आप खुद का लगाए हैं वही आपका ऑथोराइज कैपिटल, बाकी 40 लाख जो कैपिटल है उस पर आपके शेयर होल्डर्स का अधिकार। ठीक, अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? अनुसूचित व्यापारिक बैंक। ठीक है, एक तो जो रिजर्व बैंक सभी बैंक का कंट्रोलिंग होल्डर है, एक तो वो बैंक है जिसको डायरेक्ट रिजर्व बैंक जो है मान्यता दे रखा है अनुसूची 1 में, जैसे हमारा स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो भी अनुसूची 1 का बैंक है, केनरा बैंक है जिसका लिस्ट हाल ही में जारी हुआ है, ये सब अनुसूची 1 का बैंक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से खोले जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाता है, तो फुली कमर्शियल बैंक होता है जो खासकर इसमें क्रेडिट अकाउंट्स ज़्यादा होते हैं। क्रेडिट खाता और हमारे पास जो सेविंग अकाउंट होता है, दोनों में फ़र्क होता है कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब इस खाते में क्या है कि एक निश्चित रकम हम जमा या निकाल सकते हैं, उसमें क्या है कि कोई भी रकम, एक 50 लाख रुपया भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो वो जो बैंक अनुसूची 2 में शामिल किया गया है उसका अनुसूचित व्यापारिक बैंक होता है। इस बैंक का काम है व्यापारियों को ऋण देना और फिर व्यापारियों का पैसा जमा रखना, फिर उनका चेक बना के देना, ये सब काम व्यापारिक बैंक का है। अग्रणी बैंक, लीड बैंक, इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक वाणिज्यिक बैंक को विशिष्ट कार्यक्रमों के संचालन और विकास कार्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का काम सौंपा गया। ठीक है, सीतामढ़ी में एक बैंक है, शायद ध्यान नहीं आ रहा, मैसौल में एक बैंक है, वो बैंक को लीड बैंक बनाया गया था 1969 में।
मतलब 1969 में वो बनाए, वो गठन जो हुआ था उसी के अधीन ये बनाया था। सीतामढ़ी में मेहसौल में ही है, इधर से जाने में बाएं साइड में वो बैंक जो है वो अग्रणी बैंक, लीड बैंक बना के इसका काम था कि वाणिज्यिक बैंक की भूमिका में, वो कमर्शियल बैंक की भूमिका में वो। ठीक है। अब है आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। वैसी सरकारी नीति का निर्माण करना जिसने अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सके तथा देश की व्यवस्था विश्व के संबंध में निर्भरता एवं एकता के साथ जोड़ सके। सरकार कुछ ऐसी नीति निर्धारित करेगी जिससे क्या होगा कि कोई भी देश अपना स्वतंत्र व्यापार और निवेश को बढ़ा सकता है। ठीक है। और उससे जब वह अपना निवेश बढ़ा पाएगा, अपना कैपिटल बढ़ाएगा, तो व्यापार का क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। और व्यापक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एक देश दूसरे के साथ निर्भर रहेगा। क्यों? जैसे मान लीजिए कि कच्चा सामान इंडिया में है और फ्रांस की एक कंपनी है जो इंडिया से वो कच्चा सामान लेके अपने आप प्रोसेसिंग करके तैयार सामान बनाती है। तो क्या होगा कि वो इंडिया पे डिपेंड है और इंडिया के साथ एकता में वृद्धि होगी। वो उसका जो कोई भी अगर विवाद होगा तो वहाँ का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है वो कोशिश करेगा कि अगर हम विवाद को बढ़ावा देंगे तो फिर हमारी ये कंपनियां प्रभावित हो जाएगी, कंपनियां प्रभावित हो जाएंगी तो अर्थव्यवस्था खराब होगी, देश का जीडीपी गिर जाएगा। तो इस हिसाब से यह एक देश का दूसरे देश पर निर्भरता को बढ़ावा मिलता है और साथ में एक देश दूसरे के साथ एकता के साथ जोड़ते हैं। ठीक। अब है आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार द्वारा आयात को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में वृद्धि कर देता है या अन्य उपाय किए जाते हैं जिस पर विदेशों से प्राप्त वस्तुओं का स्थान विदेशी निर्मित वस्तुएं ले सकती हैं। जैसे देख रहे हैं कि पतंजलि स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन चला करके अपनी मार्केटिंग करके अच्छा मार्केटिंग बना लिया। तो यह क्या है कि अगर आयात का कॉस्ट बढ़ेगा, आयात के टैक्स में इम्पोर्ट टैक्स बढ़ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि वही सामान जो आप विदेशों से लाते, सपोज कीजिए कि मोबाइल है, मोबाइल का इंडिया में भी मोबाइल बनती हो और इंडिया से बाहर भी मोबाइल बनती है। अगर इंडिया के बाहर के मोबाइल का इंपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो वहां से सस्ता भी दे रहा है, इसके बावजूद भी इतना आयात कर लग गया उसमें कि इंडिया में बने हुए मोबाइल की अपेक्षा वो महंगा हो गया। क्योंकि कोई भी व्यापारी जितना में वहां से परचेज कीजिए, सपोज कीजिए कि वो 4,000 में परचेज कर ले रहा है और 9,000 में यहाँ वो रिटेलर को बेच रहा है या स्टॉकिस्ट रिटेलर होते हुए 9,000 में दे, कस्टमर को 10,000 में मिलना है और इंडिया को 6,000 रुपया लग रहा है और इंडिया वो गवर्नमेंट उस 4,000 के मोबाइल पर 3,000 टैक्स लगा रखा है। तो वो जब 7,000 में उसको पड़ेगा ही तो वह 6,000 में तो बेच नहीं पाएगी। तो क्या होगा कि लोग बाहर से सामान मंगाना कम कर देंगे। जब बाहर से सामान मंगाना कम कर देंगे तो निश्चित तौर पर जो देश में सामान बन रहा है उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तभी किया जाता है जब देश में उसके विकल्प मौजूद हो। मान लीजिए कि इंडिया में मोबाइल बनने का कोई भी जो है फर्म स्टार्ट नहीं हुआ जो उस क्वालिटी का मोबाइल बना सके, तो गवर्नमेंट के पास मजबूरी है कि उसमें वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगा पाएगा, इम्पोर्ट टैक्स। लेकिन जिसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ उपलब्ध हो गया है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। आयात स्थापन क्लियर हो गया। और ये काफ़ी पूछे गए हैं पिछले बीपीएससी के अन्य एग्जाम्स में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो करंट जीके में आ जाता है कि अभी किस पे ज़्यादा लगा, किस पे कम लगा। इसको हम लोग लास्ट आवर में जो करंट जीके उस वक्त का जब बनेगा वो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब है अगला है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बैरियर, बैरियर मीन्स रुकावट। आयात शुल्क बाधाएं क्या होती है? सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर को आयात शुल्क बाधाएं कहते हैं। क्योंकि अगर इम्पोर्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगा देती है उससे आयात करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आयात कर जुड़ने के बाद सामान का जो दाम है वो बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि व्यापारी
उस आयात को करने से हिचकिचाते हैं, ये आयात शुल्क बाधा है। आर्बिट्रेज क्या होता है? मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा को कम मूल्य पर खरीदा जाए और उसे तुरंत दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेच दिया जाए, इसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? वही मुद्रा का मतलब पूरा कैश मनी ही नहीं, मुद्रा का मतलब शेयर हो गया, मुद्रा का मतलब आपको जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो एक तरह से मुद्रा ही हो गया, उतना पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट है। और आप क्या करते हैं कि जिस कंपनी में आपको मान लीजिए कि वो मुद्रा जो है आप 120 रुपया में खरीद के रखे हैं, अब कोई उसी मुद्रा को 150 रुपया देगा। शेयर में तो यही होता है कि 120 में आपको 10 का सममूल्य है, 10 का वो उसका अंकित मान है। अंकित मान तो ज़्यादा हो सकता है, उसका जो रियल वैल्यू है वो 10 है, और 10 का वो मुद्रा जो है वो 120 में बिक रहा है, और कंपनी बूम कंडीशन में चली आई, उसको लोग 150 में खरीदने को तैयार हो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 150 में, या 1 दिन बाद 150 में खरीदने को, तुरंत आप बेच दिए उसको 150 में, तो बस 2 घंटे में या 1 दिन में आपको 30 रुपया का फायदा हो। इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक। सरप्लस बजट क्या होता है? अतिरिक्त बजट ऐसा बजट जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक हो। ठीक है, आय अधिक है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बजट बनाई कि एजुकेशन पे हम जो है इस साल हम 50 करोड़ खर्च करें, और 50 करोड़ रुपया वो उस बजट के लिए रख दिया, और उसको खर्च हुआ कितना? 40 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपया जो शेष बचा है वही सरप्लस बजट कहलाता है। जो आप देखते हैं कि हंगामा होता रहता है कि गवर्नमेंट के पास इतना आया, इस फंड में गवर्नमेंट पैसा लौटा दिया, चाहे सांसद निधि में इतना पैसा आया, वो सांसद खर्च नहीं किया, इतना सरप्लस बच गया, वही सरप्लस हो गया। क्लियर? अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ कि एक के अनुपात में दूसरा, तो एक निश्चित दर से लिया जाने वाला कर जिसकी दर में कराधान घटने व बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कर आधान मतलब जिस पर कर को ग्रहण किया जाता है, कर को, टैक्स को एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर जिस दर से अगर आप टैक्स दे रहे हैं, अगर उस टैक्स से कोई अगर परिवर्तन नहीं होता गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या की कि कुछ सामान पे टैक्स बढ़ा दी, जैसे लग्जरियस सामान पे टैक्स हमेशा बढ़ता जाता है, और जो सामान्य जनता के उपयोग की वस्तुएं हैं उसको टैक्स या तो फ्री कर दिया गया है, उस पर टैक्स घटा दिया गया। माने कपड़े तो सबकी आवश्यकता है और कपड़े पर टैक्स घटा दिया गया, दवा सबकी आवश्यकता है, दवा पर टैक्स घटा दिया गया, और कार पे टैक्स बढ़ा दिया गया, और इस हिसाब से बढ़ाया गया या इस हिसाब से घटाया गया कि यह देखा गया कि एक साल में कार का सेलिंग कितना है पूरे साल में, और कपड़े और दवा का सेलिंग कितना है, और दोनों के सेलिंग के हिसाब से इसका टैक्स बढ़ा दिया गया और उसका टैक्स घटा दिया गया, कि ताकि दोनों को जब मिक्स किया जाए तो घटा हुआ और बढ़ा हुआ टैक्स फिर दोनों मिलकर इक्वल हो जाए। इसी को कहते हैं आनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स। हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन इसमें होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होता है? किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था में यदि हम उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो इससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, इसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्शन किसी चीज में हो, अन्न उत्पादन में हो, या फिर लोहा के उत्पादन में हो, या फिर किसी वस्तुओं के उत्पादन, मोबाइल के उत्पादन में हो, उत्पादन यदि बढ़ जाएगा, तो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो देश की, चूंकि अगर जो सामान, मान लीजिए मोबाइल का उत्पादन काफी बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि बाहर से मोबाइल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो देश का पैसा देश में ही रह गया। अगर बाहर से मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देश का पैसा जिस देश से हम परचेज करें उस देश में जा रहा, तो देश का पैसा देश में ही रह गया, तो जो बाहर जितने पैसे जाते थे वो देश के इनकम में जुट गया, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसी को इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी या आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। ठीक।
आकस्मिक निधि समझे, कंटिजेंसी फंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार, अनुच्छेद 257 ध्यान में रखना होगा, संसद द्वारा गठित एक निधि, राष्ट्रपति की अनुमति से इसका उपयोग आकस्मिक घटनाओं के लिए किया जाता है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या अभी कोविड में आया था, वो सब कंटिजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि है। युद्ध अगर हो तो युद्ध के क्षेत्र में उस निधि का प्रयोग किया जाता है। जो ऐसा नहीं कि उसमें प्रधानमंत्री का हक होता है, इस पर देश के पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति होते हैं उनका हक होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके बाद फिर आते हैं, क्योंकि फिर वीडियो के लिए जो निर्धारित समय है उसकी सीमा को हम लोग पार कर रहे हैं। इसके बाद